सो बेटा अभी हम करते हैं एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज 1.3 करने के लिए हमें करनी पड़ेगी थ्योरम 1.3, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यूजफुल है एक्सरसाइज 1.3 के लिए। सो लेट्स रीड थ्योरम 1.3। तो थ्योरम 1.3 से लेट p बी ए प्राइम नंबर। अगर मान लीजिए p कोई भी प्राइम नंबर है, p डिवाइड ए स्क्वायर, अगर p ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो p डिवाइड ए ऑल्सो, तो p a को भी डिवाइड करेगा। जहां पर a इज पॉजिटिव इंटीजर, तो a कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है। तो थ्योरम सेज अगर p a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो p डिवाइड करेगा a को भी। इज दैट क्लियर? तो अब हम करते हैं, और इस थ्योरम का बेटा प्रूफ आपके सिलेबस में नहीं है, तो हमें यूज करने हैं सिर्फ स्टेटमेंट को। अब हम करते हैं एक्सरसाइज 1.3, और जो एक्सरसाइज 1.3 है बेटा वो आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, क्योंकि इस एक्सरसाइज से 3 या फिर 4 नंबर का क्वेश्चन पक्का आता है आपके बोर्ड एग्जाम्स में। तो इस एक्सरसाइज को बहुत ही दिल से और बहुत अच्छे से करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 सेज प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर। तो हमें प्रूव करना है कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या प्रूव करना है? कि रूट 5 एक इरेशनल नंबर है, एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम करेंगे कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का यूज। तो देखिए क्या होता है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। सो लेट प्रूव करते हैं। लेट मान लेते हैं रूट 5 इज रैशनल नंबर। तो हमने मान लिया कि रूट 5 एक रैशनल नंबर है, एक परिमेय संख्या है। अगर रूट 5 एक रैशनल नंबर है सो वी कैन राइट, तो हम लिख सकते हैं रूट रैशनल नंबर को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? p बाय q की फॉर्म में। इसलिए रूट 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? p बाय q, वेयर p एंड q बिलोंग कर रहे हैं इंटीजर्स में, पूर्णांक है ये, और q डज नॉट इक्वल टू 0, और q जो है वो इक्वल टू नहीं है 0 के। तो रूट 5 क्या हो जाएगा? p बाय q। और हम क्या मान लेते हैं कि लेट p एंड q डू नॉट हैव कॉमन फैक्टर। p और q का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। अब कॉमन फैक्टर का मतलब क्या होता है बताइए, आप बताइए मुझे। हम ये पहले भी कर चुके हैं ना, तो कॉमन फैक्टर का मतलब बताइए मुझे क्या होता है। सो अगर मैं लेता हूं कोई भी एग्जांपल, जैसे ले लेता हूं 20 एंड 15, तो 20 और 15 ऐसे नंबर है जिनका कोई कॉमन फैक्टर है। बताइए कौन है इनका कॉमन फैक्टर? मीन्स ऐसा कौन सा ऑर्गेनिक गुणनखंड या फिर ऐसा कौन सा नंबर है जिससे दोनों डिवाइड हो सकते हैं? तो ये हमारे पास 5 3 जा एंड 5 4 जा, तो 5 से 15 भी डिवाइड हो जाता है और 20 भी डिवाइड हो जाता है। तो इन दोनों का कॉमन फैक्टर कौन हो जाएगा? 5। मगर हमें क्या लेना है कि p और q ऐसे नंबर लेने हैं जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो 20 और 15 जैसे नंबर तो नहीं हो पाएंगे, तो किस टाइप के नंबर हो जाएंगे? जैसे 4 और 3 आपस में डिवाइड हो पा रहे हैं? बताइए मुझे कोई ऐसा नंबर है जो 4 और 3 को डिवाइड कर पा रहा है? ऑब्वियसली नॉट। इसलिए तो p और q किस तरह के दिखाई देंगे हमें? 4 और 3 टाइप के, जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। इज दैट क्लियर नाउ? सो तो अभी हम कर देते हैं इन दोनों का स्क्वायर। सो नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ वर्क करने पर, तो रूट 5 का स्क्वायर करेंगे और p बाय q का स्क्वायर करेंगे, तो रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा 5, और p बाय स्क्वायर q का स्क्वायर क्या हो जाएगा? p स्क्वायर डिवाइडेड बाय q स्क्वायर। क्लियर है? सो q स्क्वायर को हम लेके जाएंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई में, क्योंकि q स्क्वायर यहाँ पे क्या है? डिवाइड में है। इक्वल टू के इधर लेके जाते हैं तो क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई में। 5 q स्क्वायर इज इक्वल टू में p स्क्वायर, 5 को लेके जाएंगे डिवाइड में, तो q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5। हियर 5 डिवाइड p स्क्वायर, तो 5 आल्सो डिवाइड p, तो 5 जो है वो किसको डिवाइड करेगा? p को भी। अब मैं ऐसा क्यों बोल पा रहा हूँ? अरे भूल गए, अभी 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 हमने थ्योरम की थी, देखिए ऊपर थ्योरम पढ़िए। इस थ्योरम को क्या है, जल्दी पढ़िए। तो थ्योरम ने हमें बोला था कि अगर p a स्क्वायर को डिवाइड करता है, क्या p अगर a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो p किसको डिवाइड करेगा? a को भी डिवाइड करेगा। तो इसी थ्योरम से हमने यूज किया है कि 5 अगर p स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 5 किसको डिवाइड करेगा? बताइए मुझे। तो 5 डिवाइड करेगा p को भी।
इज दैट क्लियर नाउ? अब तो क्लियर है ना कि 5 किसको डिवाइड कर रहा है? पी स्क्वायर को। तो 5 किसको भी डिवाइड करेगा? पी को भी डिवाइड करेगा, 5 पी को भी विभाजित करेगा। क्लियर है? आई होप अब तो क्लियर हो गया होगा। अगर 5 पी को डिवाइड करता है तो पी को मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू में सी, जहां पर सी क्या है? कोई भी इंटीजर है, कोई भी पूर्णांक है। अब मैं इसको ऐसे क्यों लिख पा रहा हूँ कि p इज इक्वल टू 5 इंटू में सी? अब मैंने इसको लिखा क्यों है? मान लो अगर कोई भी नंबर है मेरे पास, से मान लो 21 है, चलो 20 मान लेते हैं, और 20 को डिवाइड करता है 5। अगर मैं 20 को 5 से डिवाइड कर देता हूं तो क्या आता है? 20 इज इक्वल टू 5 इंटू में 4। क्लियर है? तो यहाँ पे जो 20 है इसको मैंने जूम किया p, 5 इसको डिवाइड कर पा रहे हैं, और ये 4 क्या हो जाएगा मेरे पास? c। इसलिए मैं p को मैं क्या लिख सकता हूँ? 5 इंटू में c। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? p इज इक्वल टू 5 इंटू में c। आई होप अब तो आपको क्लियर हो गया होगा। सो अब क्या करते हैं? p की वैल्यू को हम पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 क्या है? q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5। तो पुट द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 1। p का मान, इसका मान किस में रखने पर? इक्वेशन 1 में रखने पर। तो हमने एज्यूम कि इक्वेशन q स्क्वायर इज इक्वल टू में p स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5। तो p को रिप्लेस करके मैं क्या लिखूंगा? 5 इंटू में c। तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 25। c स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5। तो यहाँ पर 5 से कट जाएगा 5, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 1 जा 25। तो q स्क्वायर किसके इक्वल हो गया? 5 इंटू में c स्क्वायर। क्लियर है? और 5 यहाँ पर क्या है? मल्टीप्लाई में, इसको इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा? डिवाइड। क्लियर है? तो यहाँ पर 5 किसको डिवाइड कर रहा है? q स्क्वायर को। क्लियर है? 5 किसको डिवाइड कर रहा है? q स्क्वायर को। तो 5 किसको डिवाइड करेगा? बताइए मुझे। अभी हमने किया था कि 5 किसको डिवाइड कर रहा है? q स्क्वायर को। 5 q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, विभाजित कर रहा है 5 q को। तो 5 किसको डिवाइड करेगा? अभी किया था हमने, 5 करेगा q को भी डिवाइड। तो इसलिए 5 अगर q स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 5 किसको डिवाइड करेगा? 5 q को भी डिवाइड करेगा। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे देखो, 5 ने यहाँ पे किसको डिवाइड किया? p को, q को डिवाइड किया है ना। 5 ने किसको डिवाइड किया? यहाँ पर q को। और यहाँ पर 5 ने किसको डिवाइड किया था? बताइए मुझे। यहाँ पर 5 ने डिवाइड किया था p को। इसका मतलब है कि p और q का एक कॉमन फैक्टर आ गया। कौन? 5। क्योंकि यहाँ पे हमने देखा 5 ने किसको डिवाइड किया? p को। यहाँ पे 5 ने किसको डिवाइड किया? q को। तो p और q का एक कॉमन फैक्टर हो गया। कौन हो गया हमारे पास? 5। मगर रुकिए, हमने तो एज्यूम किया था कि p और q का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। मगर यहाँ पर इनका कॉमन फैक्टर, इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया 5। तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो यहाँ पर हमने प्रूफ किया कि p और q का कॉमन फैक्टर हो गया 5। तो ये जो गड़बड़ है बेटा, इसलिए विच इज कॉन्ट्राडिक्शन टू आवर अजम्पशन। जो हमारे कॉन्ट्राडिक्शन का, हमारे तथ्य का क्या होगा? विरोधाभास हो गया। मतलब क्या हो गया? उसका उल्टा हो गया, है ना। हमने अज्यूम किया था यहाँ पर p और q का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, मगर यहाँ पे p और q का कॉमन फैक्टर आ गया 5। इसलिए ये हमारे तथ्य का, हमारे एजम्पशन का क्या है? कॉन्ट्राडिक्शन है, विरोधाभास है। इसलिए जो हमने माना था वो क्या हो गया? गलत हो गया। तो हमने क्या माना था? √5 एक परिमेय संख्या, इरेशनल नंबर है। मगर ये गलत है। तो सही क्या है? तो सही है हमारे पास √5 क्या है? कि रैशनल नंबर है। इज ए रैशनल नंबर, एक अपरिमेय संख्या है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन, है ना। तो चलो ऐसा करते हैं, इस क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं हमने किया क्या है, क्योंकि बहुत सारे स्टेप्स थे, है ना। इनको एक बार कंबाइन करके फिर से पढ़ लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन था कि प्रूव करना था कि √5 एक क्या है? इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है। तो हम इसको प्रूव करने के लिए क्या करते हैं? मान लेते हैं कि √5 क्या है? परिमेय संख्या है, रैशनल नंबर है। अगर रैशनल नंबर है तो हम इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं? p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। और p और q को क्या माना मैंने? इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। मतलब कि ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो p और q को डिवाइड कर सकता हो, अदर देन 1, एक को छोड़ के। तो अब क्या कर देते हैं? इनका कर देते हैं स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड करने पर √5 का स्क्वायर हो जाएगा 5,
पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। इसको इंटरचेंज करने के बाद क्या हो गया, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5। यहाँ पर 5 किसको डिवाइड कर रहा है, पी स्क्वायर को। 5 पी स्क्वायर को विभाजित करता है, तो 5 किसको विभाजित करेगा, थ्योरम के अनुसार ये डिवाइड करेगा पी को भी। तो अगर 5 पी स्क्वायर को डिवाइड करता है, अगर 5 पी स्क्वायर को विभाजित करता है, तो 5 ऑल्सो डिवाइड पी, 5 पी को भी विभाजित करेगा। अगर 5 पी को विभाजित कर सकता है, तो पी को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 इंटू में सी। क्लियर है। इसकी वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 में पुट करने के बाद हमने पाया कि यहाँ पर 5 किसको डिवाइड कर रहा है, क्यू स्क्वायर को। अगर 5 क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो थ्योरम के अनुसार 5 किसको डिवाइड करेगा, क्यू को भी डिवाइड करेगा। तो हमने देखा यहाँ पर 5 ने डिवाइड किया क्यू को, और यहाँ पर डिवाइड किया 5 ने पी को। तो इन दोनों का पी और क्यू का कॉमन फैक्टर हो गया 5। तो जो कि हमारे क्या है, एक कॉन्ट्राडिक्शन है, क्योंकि हमने क्या माना था, पी और क्यू का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, मगर हमारा क्या निकल गया 5। तो विच इज कॉन्ट्राडिक्शन टू आवर अजम्पशन, जो कि हमारे अजम्पशन का कॉन्ट्राडिक्शन है, जो कि हमारे तथ्य का विरोधाभास है। इसलिए √5 इज इरेशनल नंबर, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। आई होप अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो इस क्वेश्चन को बेटा अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। आप इस क्वेश्चन को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए बेटा। इस क्वेश्चन को बेटा आप 2 या 3 बार लिख के देख लीजिए, क्योंकि अगर आप इसको राइट करोगे, लिखोगे, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से आ जाएगा समझिए। क्लियर है। तो अब हो चुके हैं हमारे 3 नंबर पक्के। तो एग्जाम में 3 नंबर हो गए हमारे पक्के इस क्वेश्चन को करने के बाद। इसके जो अदर क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3, वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ यू लाइक द वीडियो, hit the like button, share it with your friends. Bye bye, take care, have a good day to all of you.